Jai Hind. Today's lecture we will study NAND gate implementation with the help of transistor logic family, and we will use totem pole output while implementing the NAND gate with the help of TTL. This is a circuit diagram of NAND gate with the help of totem pole output while using TTL logic. This is a BCC supply which is equal to 5 volt. Here we are using 3 resistors R1, R2 and R3. This is a special type of NPN transistor which is called multi-emitter input stage. इस केस में ये जो NPN ट्रांजिस्टर है इसमें 2 emitter टर्मिनल हम यूज कर रहे हैं. तो दिस इज ए T1 ट्रांजिस्टर. If I talk about T1 transistor, this is a base, this is a emitter and this is a collector. बेस और emitter के बीच में PN जंक्शन बन रहा है. इसी तरह से बेस और कलेक्टर के बीच में PN डायोड बन रहा है. तो इसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया. बेस और मीटर के बीच में PN जंक्शन है, सिंपली PN डायोड है. इसी तरह से बेस और कलेक्टर के बीच में PN डायोड है. अब क्लास T1 ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होगा वो T2 को एक्टिवेट करेगा. इसी तरह से T2 ट्रांजिस्टर का दिस इज मीटर, जो मीटर करंट होगा वो T3 को एक्टिवेट करेगा. तो मैं क्या बोल सकता हूं, T3 कब ऑन होगा? जब T2 ऑन होगा. सिंपली जब P2N, ये जो बेस टू कलेक्टर है ये फॉरवर्ड वाइस होगा. Here we are using 3 transistors T1, T3 and T4. This is a diode. अब क्लास इस केस में जो आउटपुट है विद रेफरेंस टू ग्राउंड हम ले रहे हैं एंड वी आर यूजिंग कैपेसिटिव लोड. What is the source of this capacitive load? This is a T3 ट्रांजिस्टर. अब क्लास ट्रांजिस्टर में कलेक्टर टू एमीटर टर्मिनल के बीच में इनडायरेक्ट वे में कैपेसिटेंस की फॉर्मेशन होती है विच इज नोन एज ट्रे कैपेसिटेंस. इसी तरह से ये जो सर्किट है, अगर इस सर्किट की आउटपुट किसी अनदर गेट को ऑपरेट करती है, उस गेट की भी इनडायरेक्ट इनपुट कैपेसिटेंस होगी. तो उस इनडायरेक्ट इनपुट कैपेसिटेंस को भी एज ए लोड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस कैपेसिटर? इट कैन बी ड्यू टू द स्ट्रे कैपेसिटेंस between collector to emitter and due to the input capacitance of another circuit which this gate has to be drive. We already know TTL follow saturated logic. What is the mean of saturated logic? ये जो T2, T3 और T4 ट्रांजिस्टर हैं ये सैचुरेशन मोड या फिर कट ऑफ मोड में ऑपरेट करेंगे. जब T2, T3 और T4 ऑफ होंगे then I will say transistor are working in cutoff region, and when they are on I will say they are operating in saturation region. These are the inputs A and B. Here we are using clamping diodes. What is the advantage of clamping diode? These clamping diode are used to remove negative spikes in input signal. अगर input signal में negative spikes आती हैं, these are the negative spikes, तो उस केस में ये डायोड्स फॉरवर्ड वाइस हो जाएंगे और जो नेगेटिव स्पाइक्स होंगी वो ग्राउंड में बाईपास हो जाएंगी. दिस इज ए BCC विच वी आर कंसीडरिंग 5 वोल्ट. TTL के केस में लॉजिक 0 के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज होती है वो 0 to 0.8 वोल्ट होती है. इसी तरह से लॉजिक 1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज 2 to 5 वोल्ट होती है. मैं लॉजिक 0 के लिए 0 वोल्ट कंसीडर करूंगा और लॉजिक 1 के लिए 5 वोल्ट कंसीडर करूंगा. I will explain its truth table. There are 2 inputs A and B. How many possible combination in binary? 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Initially A में लॉजिक 0, B में लॉजिक 0. 0 मतलब 0 वोल्ट. तो सिंपली डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, B को भी डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया. अब क्लास अगर मैं T1 ट्रांजिस्टर को देखता हूँ, P टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है? 5 वोल्ट. इसी तरह से N किसके साथ कनेक्टेड है? ये दोनों ग्राउंड आपस में कनेक्ट होंगे, सिंपली नेगेटिव टर्मिनल ऑफ BCC बैटरी. तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो PN जंक्शन है फॉरवर्ड वाइस में चला जाएगा. इसी तरह से ये PN जंक्शन है ये भी फॉरवर्ड वाइस में चला जाएगा. इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा?
जब डायोड फॉरवर्ड वाइस में होता है, यहाँ पर पीएन फॉरवर्ड वाइस में है, तो उसके अक्रॉस जो ड्रॉप होता है वो होता है 0.7 प्लस आगे है 0 वोल्ट, तो सिंपली 0.7 वोल्ट। उस केस में व्हाट इज द स्टेटस ऑफ T2 एंड T3? अब क्लास T2 और T3 कब ऑन होंगे? जब करंट इस पाथ में फ्लो होगा। वो कब हो सकता है? जब ये P2N जंक्शन फॉरवर्ड वाइस होगा, दिस इज ए बेस टू कलेक्टर, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ 0.7। इसी तरह से T2 ट्रांजिस्टर को देखते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बेस टू मीटर होगा 0.7। इसी तरह से पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बेस टू मीटर, दिस इज पीएन जंक्शन, अगेन ये भी होगा 0.7। टोटल चाहिए 2.1 वोल्ट, मिनिमम 2.1 वोल्ट। अगर इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड 2.1 वोल्ट पोटेंशियल होगा, तभी T2 और T3 ऑन रहेंगे। पर इस केस में ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है और यहां पर पोटेंशियल है 0.7, ये 2.1 नहीं है, तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा, इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो T2 भी ऑफ रहेगा। ऑफ मतलब कट ऑफ में, तो यहां से T2 ऑफ, इसी तरह से T3 भी ऑफ रहेगा। और ये जो जंक्शन है बिटवीन बेस टू कलेक्टर, ये रिवर्स वाइस में रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, T1 रहेगा एक्टिव मोड में। एक्टिव मोड में क्यों रहेगा? इस केस में बेस टू मीटर फॉरवर्ड वाइस है और बेस टू कलेक्टर रिवर्स वाइस है, तो T1 इन एक्टिव मोड, T2 कट ऑफ में रहेगा, मतलब इट विल एक्ट एज ए सिंपली ओपन स्विच। इसी तरह से T3 भी ओपन रहेगा, इट इज इन कट ऑफ। अब क्लास T4 का स्टेटस देखते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखता हूं, तो पोटेंशियल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, वोल्टेज, दिस इज ए बेस टर्मिनल बी और दिस इज ए T4 ट्रांजिस्टर BB4। जब T2 और T3 ऑफ हैं, तो इस पॉइंट में सफिशिएंट पोटेंशियल होगा कि ये T4 को सैचुरेशन में ले जाएगा, तो उस केस में T4 ऑन हो जाएगा और T4 चला जाएगा सैचुरेशन में। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? एक करंट इस पाथ में फ्लो करेगा, दूसरा ये भी फॉरवर्ड वाइज है, यहां भी करंट फ्लो करेगा। इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, T2 T3 ऑफ है और साथ में ये T4 ऑन हो चुका है, एक करंट इस पाथ में फ्लो करेगा, यहां पर हम कैपेसिटिव लोड ले रहे हैं। इसी तरह से इस पाथ में भी करंट फ्लो करेगा। अब आउटपुट देखते हैं, क्लास T3 ऑफ है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? सिंपली अगर मैं इस पाथ को कंसीडर करता हूं, तो दिस इज ए BCC विच इज इक्वल टू 5 वोल्ट माइनस इस रजिस्टर्स के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, ड्रॉप कितना होगा, यहां पर जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा IC4। IC4 क्यों बोला? T4 ट्रांजिस्टर माइनस IC4 इंटू R3 जो रजिस्टर है। T4 चला गया है सैचुरेशन में, तो सैचुरेशन में इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.2 माइनस 0.2 माइनस, अब ये डायोड भी कंडक्ट कर रहा है, इस पाथ में करंट फ्लो हो रहा है, तो डायोड भी कंडक्ट कर रहा है, तो माइनस 0.7, ये अप्रोक्सीमेट होता है 3.4 टू 3.8 वोल्ट। तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं, आउटपुट जो मिलेगी वो इस रेंज में मिलेगी, उसको मैं बोलूंगा लॉजिक हाई। तो जैसे ए और बी में लॉजिक 0 अप्लाई किया, T1 एक्टिव मोड में रहेगा, T2 T3 कट ऑफ मोड में रहेंगे, और ये जो T4 है ये ऑन रहेगा, दैट इज इन सैचुरेशन रीजन। नेक्स्ट केस, ए में लॉजिक 0 बी में 1। ए में लॉजिक 0 डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, बी में 5 वोल्ट। अब क्लास ए इनपुट वाला जंक्शन है PN, ये फॉरवर्ड वाइस में चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा? P 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल, और दिस इज अ ग्राउंड, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड वाइस। इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा? जब डायोड फॉरवर्ड वाइस में कंडक्ट करता है तो उसके अक्रॉस ड्रॉप होता है 0.7, तो इस पॉइंट में रहेगा 0.7। अब क्लास इस जंक्शन को देखते हैं जहां पर हम बी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। P में पोटेंशियल है 0.7 और N में पोटेंशियल है 5 वोल्ट, N में हाइयर पोटेंशियल है, तो ये जो जंक्शन है ये चला जाएगा रिवर्स वाइस में। अब T2 और T3 क्या रहेंगे? ये ऑफ रहेंगे, ये कट ऑफ।
T3 भी कट ऑफ ऑफ क्यों रहे? इस पॉइंट में पोटेंशियल है 0.7। अगर T2 और T3 को ऑन होना है तो मिनिमम इस पॉइंट का विद रेफरेंस टू ग्राउंड पोटेंशियल चाहिए मिनिमम 2.1 वोल्ट। 2.1 क्यों चाहिए? P2N 0.7 वोल्ट अगेन बेस टू मीटर प्लस 0.7 अगेन बेस टू मीटर प्लस 0.7 मतलब 2.1 वोल्ट। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, दिस इज ऑफ कट ऑफ मोड में, अगेन T3 भी ऑफ, दिस इज ऑफ। अब उस केस में क्या होता है, T4 किस में चला जाएगा? T4 चला जाएगा सैचुरेशन में। इस पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा वो सफिशिएंट होगा, वो T4 को सैचुरेशन में ले जाएगा। तो सिंपली T4 क्या हो जाएगा? ऑन, सैचुरेशन में चला जाएगा। अब करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लास ये फॉरवर्ड वाइस है, एक पाथ तो ये बनेगा, दिस ये रिवर्स वाइस, यहां कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस पाथ में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहां पर मैंने स्ट्रे कैपेसिटेंस ली हुई है, तो ये T4 ऑन है तो एक इस पाथ में भी करंट फ्लो करेगा, इसी तरह से इस पाथ में भी करंट फ्लो करेगा। अब आउटपुट क्या मिलेगी? आउटपुट मिलेगी हाई। हाई क्यों मिलेगी? BCC माइनस यहां पर जो ड्रॉप होगा माइनस कलेक्टर टू मीटर सैचुरेशन में है, दिस ये 0.2 वोल्ट, दिस ये PN जब कंडक्ट करता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.7। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये इसकी वैल्यू आती है 3.4 टू 3.8। तो सिंपली बाई ऑन रहेगा, T1 एक्टिव मोड में रहेगा, T2 कट ऑफ में, T3 कट ऑफ में, T4 सैचुरेशन में। इसी तरह से क्लास में नेक्स्ट केस डिस्कस नहीं करूंगा। 1-0 केस में क्या होगा? ये फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा, ये जो जंक्शन है ये रिवर्स वाइस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब ये जो करंट है वो इस पाथ में फ्लो करेगा और इस पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा 0.7 होगा विद रेफरेंस टू ग्राउंड। T2 कट ऑफ में रहेगा, T3 भी कट ऑफ में रहेगा। लास्ट केस A और B में लॉजिक 1 अप्लाई किया, A और B में 5 वोल्ट अप्लाई किया। N किसके साथ कनेक्टेड है? 5 वोल्ट के साथ। इसी तरह से P किसके साथ कनेक्टेड है? 5 वोल्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये दोनों जंक्शन अनवाइज्ड होंगे, अनवाइज्ड, या फिर इसको मैं रिवर्स वाइज भी बोल सकता हूं। अब क्लास अगर मैं ये ज्यूम कर लेता हूं कि ये जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है, तो फॉरवर्ड वाइज में यहां ड्रॉप कितना होगा? 0.7। तो इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा? 5 प्लस 0.7 दैट इज 5.7। क्लास क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मैं डायोड को फॉरवर्ड वाइज से जूम कर रहा हूं तो करंट कैसे फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में, P2N, दिस इज ए 5 वोल्ट, दिस इज ए 5.7 वोल्ट और बीच में रजिस्टर है। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो यहां कोई ना कोई तो ड्रॉप होगा, तो इस वैल्यू को तो 5 वोल्ट से कम ही होना है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सिंपली जैसे ही A और B में लॉजिक 1 अप्लाई किया, मतलब 5 वोल्ट अप्लाई किया, तो दोनों डायोड क्या हो जाएंगे? ये रिवर्स वाइस में चले जाएंगे या सिंपली अनवाइज्ड हो जाएंगे। तो सिंपली ये जो जंक्शन है ये भी रिवर्स वाइस में चला जाएगा जैसे A और B में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे, और ये जो जंक्शन है B इनपुट वाला ये भी रिवर्स वाइस में चला जाएगा। अब जैसे ये रिवर्स वाइस में चलेगा तो इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब जो करंट है वो इस पाथ से फ्लो होगा। अब इस केस में T2 सफिशिएंट बेस करंट लेगा जिसके कारण ये सैचुरेशन में चला जाएगा। इसी तरह से T3 भी सफिशिएंट बेस करंट लेगा, ये सैचुरेशन में चला जाएगा। अब इस पॉइंट में पोटेंशियल देखते हैं, दिस इज P2N, तो यहां पर ड्रॉप होगा 0.7 प्लस T2 सैचुरेशन में है, तो सैचुरेशन के केस में वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.8 बिटवीन बेस टू मीटर। इसी तरह से T3 भी सैचुरेशन में है, तो बेस टू मीटर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 0.8, मतलब टोटल होगा 2.3 वोल्ट। तो इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड जो पोटेंशियल होगा वो होगा 2.3 वोल्ट। अब इस रजिस्टर में भी करंट फ्लो होगा, इस रजिस्टर में कितना ड्रॉप होगा? ये जो दोनों सर्किट हैं ये पैरेलल में है, ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है, तो बेस टू मीटर वोल्टेज होती है 0.8 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो भी कितना होगा? 0.8 वोल्ट। अब क्लास T1 किस में चला जाएगा? T1 चला जाएगा
रिवर्स एक्टिव में क्या होता है, बेस टू अमीटर जंक्शन रिवर्स वाइस होता है और इसी तरह से बेस टू कलेक्टर जो जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड वाइस होता है। तो दिस इज ए रिवर्स एक्टिव मोड। T2 चला गया है सैचुरेशन में, इसी तरह से T3 भी चला गया है सैचुरेशन में। उस केस में ये जो T4 है ये चला जाएगा कट ऑफ मोड में। कट ऑफ मोड में क्यों हो जाएगा, T2 हो चुका है ऑन, इस पाथ में भी करंट फ्लो हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि वो T4 को ऑन कर सके। तो सिंपली मैं क्या बोलूँगा, T4 किस में चला गया है, कट ऑफ में। आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी, दिस इज आल्सो इन सैचुरेशन। जब ये सैचुरेशन में जाएगा तो कलेक्टर टू अमीटर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 0.2 वोल्ट। तो आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगी वो मुझे मिलेगी जस्ट 0.2 वोल्ट, डेट इज लॉजिक 0। जैसे ए और बी में 1 अप्लाई किया, T2 T3 सैचुरेशन में है, T4 चला जाएगा कट ऑफ मोड में, मतलब ऑफ हो जाएगा ये। एंड दिस इज ए ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट। नैंड गेट में जब दोनों इनपुट्स 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट 0 मिलता है। अब क्लास इसको टोटम पोल आउटपुट क्यों बोला जाता है, टोटम पोल इसलिए बोला जाता है अगर T3 ऑन होगा तो T3 ऑफ रहेगा, इसी तरह से अगर T4 ऑन रहेगा तो T3 ऑफ रहेगा। ऐसा क्यों होता है, इस डायोड के कारण ये होता है। मैं इसको प्रूव करता हूं। फॉर एग्जांपल T3 मेरा ऑन है, T3 मतलब सैचुरेशन में है, T3 इज ऑन। T3 कब ऑन होगा, जब T2 ऑन होगा। T2 ही T3 को ड्राइव कर रहा है, तो T2 ऑन मतलब ये भी सैचुरेशन में, दिस इज आल्सो इन सैचुरेशन, ये भी ऑन ये भी ऑन। अब मैं इस पॉइंट का विद रेफरेंस टू ग्राउंड अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं तो कैसे कैलकुलेट होगा, वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज। अब क्लास दिस इज ए बेस ऑफ T4 ट्रांजिस्टर, किसके इक्वल है, दिस इज आल्सो ए कलेक्टर टर्मिनल ऑफ T2 ट्रांजिस्टर, डेट इज BC2, ये दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू जब ये ऑन होंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.2। कलेक्टर टू अमीटर सैचुरेशन में वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.2। सेम मुझे विद रेफरेंस टू ग्राउंड निकालना है और यहां पर जो ड्रॉप होगा वो होगा 0.7, यहां पर पीएन जंक्शन बन रहा है, तो टोटल हुआ 0.9। तो इस पॉइंट में पोटेंशियल विद रेफरेंस टू ग्राउंड 0.9 वोल्ट होगा जब T2 और T3 सैचुरेशन मोड में होंगे। और मैं उस टाइम क्या ज्यूम कर रहा था कि T4 कट ऑफ होगा। अब क्लास मैं ये ज्यूम करता हूं T4 भी ऑन होगा, अगर T3 ऑन है तो T4 भी ऑन होगा। उस केस में अगर मैं ये वोल्टेज कैलकुलेट करता हूं तो कितनी होगी, BB4। मैं ये ज्यूम कर रहा हूं T3 T2 ऑन है और T4 भी ऑन है, तो सिंपली बेस टू अमीटर जिसे पीएन जंक्शन, तो ये बनेगा 0.7 वोल्ट प्लस दिस ये पीएन ट्रांजिस्टर, तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो होगा 0.7। अगेन दिस ई T3 ये सैचुरेशन में है, तो यहां पर जो ड्रॉप होगा 0.2, टोटल कितना होगा 1.6 वोल्ट। तो सिंपली क्लास जब T2 और T3 ऑन थे तब इस पॉइंट का पोटेंशियल था 0.9 वोल्ट। अगर उस केस में T4 को भी ऑन होना है तब पोटेंशियल चाहिए 1.6 वोल्ट, पर हमारे पास पोटेंशियल है 0.9 वोल्ट। अगर T2 और T3 ऑन है तो उस केस में यहां पर पोटेंशियल है 0.9 वोल्ट। अगर T4 को भी ऑन होना है तो उस केस में पोटेंशियल चाहिए 1.6, पर पोटेंशियल 0.9 है तो ये कभी भी ऑन नहीं होगा। जब T3 ऑन होगा तब ये कभी भी ऑन नहीं होगा। तो सिंपली जब T2 और T3 ऑन होंगे तो उस केस में T4 ऑफ रहेगा, और ये किसके कारण हो रहा है, इस डायोड के कारण। तो टोटम पोल में क्या हुआ, अगर T4 ऑन है तो T3 ऑफ रहेगा, इसी तरह से अगर T3 ऑन है तो T4 ऑफ रहेगा। अगेन वाई इट इज नोन एज एक्टिव पुल अप आउटपुट। क्लास एक्टिव पुल अप में क्या होता है, जब T3 हमारा ऑफ होता है मतलब कट ऑफ में, T2 भी कट ऑफ में, तो उस केस में जो T4 होगा वो ऑन होगा। जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो उस केस में जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, तो T4 ट्रांजिस्टर की जो ऑन रजिस्टर होगी वो बहुत कम होगी। तो सिंपली
ये जो कैपेसिटर होगा वो इस पाथ में चार्ज होना शुरू हो जाएगा, मतलब जो कैपेसिटर की आउटपुट है वो हाई होना शुरू हो जाएगी थ्रू दिस ट्रांजिस्टर। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज एक्टिव पुल अप आउटपुट। सिंपली जैसे ही आउटपुट में लॉजिक 1 मिल रहा है, तो लॉजिक 1 कब मिलेगा? जब ये T4 ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा, और सैचुरेशन में उसकी ऑन रेजिस्टेंस बहुत कम होगी, तो सिंपली जो आउटपुट होगी वो लॉजिक हाई को अप्रोच करेगी थ्रू दिस ट्रांजिस्टर। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज एक्टिव पुल अप आउटपुट। इस केस में आउटपुट हाई हो रही है। इसी तरह से जब T4 हमारा ऑफ हो जाएगा, तो उस केस में T3 ऑन हो जाएगा, तो उस केस में ये जो आउटपुट है उसकी वैल्यू कम होने शुरू हो जाएगी ड्यू टू दिस ट्रांजिस्टर T3। तो सिंपली इन दैट केस T3 इज कॉल्ड पुल डाउन। इसी तरह से जैसे ही आउटपुट जीरो होती है, लो आउटपुट कब मिलती है? जब ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाएगा, मतलब ये ऑफ हो जाएगा, तो उस केस में ये जो आउटपुट है या सिंपली ये जो कैपेसिटर है इस पाथ में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सिंपली जो ये जो आउटपुट है इसकी वैल्यू लो होना शुरू हो जाएगी थ्रू दिस ट्रांजिस्टर T3, एंड दिस ट्रांजिस्टर T3 इज नोन एज पुल डाउन। तो सिंपली दिस इज पुल अप and this is pull down. Now I will discuss advantage of totem pole output. Class totem pole output TTL is also called as standard TTL. So simply, what are the advantage of standard TTL? Standard TTL is also known as totem pole output. Low power dissipation. Second advantage is higher speed of operation. And third advantage is higher fan out. What are the properties of standard TTL? Propagation delay is 10 nanosecond. What is the meaning of propagation delay? Time taken by the circuit to give output. Power dissipation is 10 milliwatt. And figure of merit, it is a product of power dissipation and propagation delay. It is 100 picojoule. And fan out in the case of standard TTL is 10. And noise margin in the case of standard TTL is 0.4 volt. Different type of TTL. First is high speed TTL. क्लास अगर स्टैंडर्ड TTL लॉजिक फैमिली में टोटम पोल आउटपुट को ही स्टैंडर्ड TTL बोला जाता है। अगर स्टैंडर्ड TTL में मैं रजिस्टर्स की वैल्यू कम कर देता हूं, हम कौन कौन से रजिस्टर यूज कर रहे थे? R1, R2, R3 एंड R4। अगर इनकी वैल्यू मैं कम कर देता हूं, तो उस केस में क्या होगा? प्रोपेगेशन डिले कम हो जाएगा और उसके कारण स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और उसको बोला जाएगा हाई स्पीड TTL। इन स्टैंडर्ड TTL लॉजिक फैमिली, इफ रजिस्टर वैल्यू रिड्यूसेस, then propagation delay reduces and this is known as high speed logic family। और इस केस में जो प्रोपेगेशन डिले होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इट इज 6 नैनो सेकेंड। पर देयर इज वन ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या होगा? अगर रजिस्टर की वैल्यू कम होगी, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, उसके कारण पावर डिसिपेशन इंक्रीज होगा। तो सेकंड इज पावर डिसिपेशन इंक्रीजेस। सेकंड TTL इज लो पावर TTL। अगर मैं TTL के रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूं, तो उस केस में क्या होगा? करंट कम फ्लो होगा, तो सिंपली पावर डिसिपेशन कम होगा, तो अब उसको बोला जाएगा लो पावर TTL। इन स्टैंडर्ड TTL लॉजिक फैमिली, इफ रजिस्टर वैल्यू इंक्रीज्ड देन पावर डिसिपेशन रिड्यूस। और पावर डिसिपेशन रिड्यूस क्यों होगी? अगर रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा? डिक्रीज। एंड रिजल्टेंट फैमिली इज नोन एज लो पावर लॉजिक फैमिली। एंड थर्ड वन इज शॉर्ट की TTL। क्लास TTL में जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन में ऑपरेट करते हैं। अगर मैं बोलता हूं मेरा ट्रांजिस्टर ऑन है, ऑन का क्या मतलब? वो इस टाइम सैचुरेशन रीजन में है। अगर मुझे ट्रांजिस्टर को ऑफ करना है, ऑफ मतलब मुझे उसको कट ऑफ रीजन में लेके आना है, वो एकदम ऑफ नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों होगा? सैचुरेशन में क्या होता है? जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होता है, अगर मैं NPN ट्रांजिस्टर की बात करता हूं, अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है तो ट्रांजिस्टर के बेस में चार्ज कैरियर स्टोर हो जाते हैं, और अगर मुझे ट्रांजिस्टर को ऑफ करना है, जब तक वो स्टोर चार्ज कैरियर बेस में से रिमूव नहीं होंगे, ट्रांजिस्टर ऑफ नहीं होगा। तो सिंपली ट्रांजिस्टर ऑन से ऑफ होने के लिए कुछ टाइम लेगा, और इस टाइम को बोला जाता है स्टोरेज टाइम डिले। शॉर्ट की TTL में क्या होता है? ट्रांजिस्टर के कोलेक्टर, दिस इज कोलेक्टर और एमीटर के बीच में हम शॉर्ट की डायोड यूज करते हैं। अब ये शॉर्ट की डायोड है, ये क्या करता है? ये ट्रांजिस्टर को कभी भी फुली सैचुरेशन मोड में नहीं लेके जाएगा।
तो सिंपली जब ट्रांजिस्टर फुली सैचुरेशन मोड में नहीं जाएगा तो उस केस में बेस में मैक्सिमम चार्ज कैरियर स्टोर नहीं होंगे, तो सिंपली सैचुरेशन डिले कम होगा और ट्रांजिस्टर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। When a transistor is saturated, excess charge carrier will be stored in base region and they must be removed before transistor can be turned off। मतलब जब तक चार्ज कैरियर रिमूव नहीं होंगे ट्रांजिस्टर ऑन से ऑफ नहीं होगा। सो ओइंग टू स्टोरेज टाइम डिले द स्पीड इज रिड्यूस्ड। इन Schottky TTL, Schottky diode is placed between base and collector terminal. The Schottky diode does not allowing the transistor to go in fully saturation mode. So Schottky diode reduces this storage time delay by not allowing the transistor to go in full saturation.